कौन सा ग्रह किसको चोट देता है, कौन सा किसका मित्र है, कौन किसके साथ मिलके कितनी बड़ी ताकत पैदा कर देगा, पीछे बैठा हुआ हर तीसरा ग्रह, लाल किताब कहती है, अचानक चोट का होता है, जो चोट पे चोट मारता है, चोट पे चोट मारता है और जिंदगी को नर्क बना के रख देता है। चलो आज के बाद देखोगे ना तो मुंह से प्रेडिक्ट करोगे कि कितने 100 करोड़ तुम्हारे पास हैं। जय माता की। ये बात सत्य है कि अब मैं सम्मेलनों में नहीं जाता, क्योंकि मैं गुरु ढूंढने निकला था। पहले भी नहीं जाता था, पिछले 4-5 साल से जाना शुरू किया। मैं इसीलिए सम्मेलनों में गया था कि अब मेरे को गुरु चाहिए, क्योंकि मेरे 5 गुरु रहे, वो पांचों के पांचों स्वर्ग सिद्धार्थ है, प्रभु की शरण में है। तो सम्मेलनों में जाके मैंने नए बच्चों को तो जोश से बोलते देखा, वो जो सीख के आते हैं बोलते भी हैं, लेकिन जो बहुत पुराने, कहने का मतलब जो वाकई परंगत हो चुके हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं बोलते। तो हमारी नई पीढ़ी कुछ अधूरापन सा लिए हुए चल रही है, तो उसकी वजह से वहाँ बैठ के उल्टा मुझे तकलीफ होती है। और मैं पिछले कई सम्मेलनों के अंदर ये बात मैंने बोली भी कि अगर सम्मेलन ज्योतिष का है तो ज्योतिष के सम्मेलन में नसीहतें क्यों? अगर ज्योतिषी कह दिया तो यानी कि विद्वान, और विद्वानों को नसीहतें क्यों दी जाती हैं? ये कोई तुक नहीं बनता। और ज्योतिष के सम्मेलन के अंदर आज भी हमें अपने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानने की जरूरत पड़े तो फिर बेटा ज्योतिष सम्मेलन तो होना ही नहीं चाहिए। फिर तो ये होना ही नहीं चाहिए, फिर तो एक गुरुकुल के अंदर जाना चाहिए जहां ये सब सिखाया जाता है। यहां पर ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर ज्योतिष सम्मेलन की हम बात करते हैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष होना चाहिए। और आपने मेरा एक भी सम्मेलन ऐसा नहीं देखा होगा जिसके अंदर मैंने ज्योतिष के टिप ना दिया, एक भी नहीं ऐसा। और इसीलिए मुझे अनीस ने बहुत मजबूर किया, कुछ इस बच्चे का प्यार भी था, भारद्वाज का, जो मैं आज यहाँ पे आया। अभी भी अगर हम देखें तो अभी तक ऐसी कोई खास चर्चा नहीं रही जो किसी को झोली भर के दे सके। सच्चाई। मित्रा जी का मैं कायल हूं कि मित्रा जी वाकई में पिछली जितनी देर से ये ज्योतिष पे रिसर्च करके गए हैं, उनके शब्द बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वालों हैं। उनको समझना इतना आसान नहीं है, उनको समझने के लिए कि बहुत बड़ा दिमाग होना चाहिए। ये रियलिटी में मैंने इनकी तारीफ कहाँ करी थी? जहाँ आपने शुक्र पे बोला था, ग्वालियर में। इतनी प्यारी बात इन्होंने बोली थी कि हमारे यहाँ जो नॉर्थ पोल है वो शुक्र पे साउथ पोल है, और जो हमारे यहाँ साउथ पोल है वो शुक्र पे नॉर्थ पोल है। ये इतनी बड़ी साइंस की बात थी कि इससे शुक्र समझ आया था। फिर उसकी व्याख्या मैंने आगे करी थी, उसकी व्याख्या मैंने आगे करी। फिर मैंने इंसान के पांव से लेके शरीर तक, सर तक जोड़ा था मैंने, कि कैसे शुक्र चलता है ना। इसे बोलते हैं सनातन। जिसके पास इतना बड़ा ज्ञान हो, विज्ञान हो, वो सनातनी है, वो हिंदू है। और तीसरी बात, आप अगर सनातन की बात कर रहे हैं तो सनातन है क्या? मॉडर्न भाषा के अंदर न्यूटन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन की थ्योरी जो जानता है वो सनातनी है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी थ्योरी जानता है वो सनातनी है।
और जो वात पित्त और कफ की थ्योरी जानता है वो सनातनी है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी मसाले नहीं खाए जाते, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ जो जो भारत के साथ टच में रहे हैं वही मसाले खाते हैं। और यहां पर लाल मिर्च खाने से खून पतला होता है, ये किसको पता है? अंग्रेजों को तो पता तक नहीं, वो तो मिर्च तक नहीं छुआते। जीरा खाने से पेट में कैसे ठंडक पड़ती है, धनिया उगालने से कैसे हमें ठंडक पड़ती है, ये किसको पता? ये ज्ञान का नाम ही सनातन है। ये ज्ञान का नाम सनातन है। और हमारे घर घर के अंदर दादी माँ नानी असली सनातनी है, क्योंकि उनके पास साइंस है अपने बच्चों को ठीक रखने की। ये विज्ञान है। और विज्ञान को अगर तोला जा सकता है तो ग्रहों की गणना से तोला जा सकता है, ग्रहों के कर्तव्य से, कर्म से तोला जा सकता है। कौन सा ग्रह किसको चोट देता है, कौन सा किसका मित्र है, कौन किसके साथ मिलकर कितनी बड़ी ताकत पैदा कर देगा, इसका नाम ही असली सनातन है। इसीलिए हर ज्योतिषी सनातनी है। तो आज के बच्चों को यह सनातन सिखाना बहुत जरूरी है। अभी कुछ चर्चा हुई, एक ना जब मैं छोटा सा था तो पाकिस्तानी एक सीरियल आया करता था, उसे कहते थे बकरा किश्तों पे। कई लोगों ने देखा होगा, बड़ा हंसी वाला था। तो उसमें उमर शरीफ बोलता है ये करो वो करो ये करो, और उसकी लड़की आती है, पापा मैं क्लब जा रही हूँ। कहता जाओ जाओ बेटा आराम से आना। तो वो कहता नेताजी अभी तो आप समझा रहे थे कि बेटियों को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, रात को निकलने नहीं देना चाहिए। कहता आप उनको कह रहे आराम से आना। कहता हम नेता लोग हैं, जो कहते हैं वो थोड़ी करते हैं। यहां पर अभी राखी ने एग्जाम्पल दिया कि हमारे ज्योतिषी भाई ने राखी बांधने भद्रा से मना किया, लेकिन उन्हीं ज्योतिषियों की भद्रा में राखी बांधी हुई थी, है ना। तो आजकल के कई ज्योतिषी नेता भी बन गए बेटा। और उनका ये मन में विचार चल रहा है कि वो 1-2 इलेक्शन जीत जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हर जगह हर तरह का इंसान होता है। लेकिन रियलिटी में मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, जब कई गांव के अंदर एक ज्योतिषी हुआ करता था तब दिवाली नहीं मनाई जाती थी क्या? जब कई गांव में एक ज्योतिषी होता था तब राखी नहीं बांधी जाती थी क्या? और होली के मुहूर्त का कौन कमला इंतजार करता था? 10 दिन पहले होली स्टार्ट कर देते थे। किस मुहूर्त की जरूरत है? मुहूर्तों की जरूरत किसको है? जिसने साधना करनी है, जिसने कोई खास कर्म करना है, जिसने कोई यंत्र मंत्र तंत्र कोई सिद्ध करना है, उनके लिए मुहूर्त होते हैं। आम आदमियों के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। इसलिए यह बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। और आपको चाहे दिवाली की पूजा करनी हो, होली की करनी हो, कुछ भी राखी बांधनी हो, आपको किसी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैंने हरिद्वार में बोली थी, वहां पर सारे पंचांगकर्ता आए हुए थे। तो होता क्या, आप ये तो जानते हैं ना घटी और पल की स्थितियों को। जो यहां पर अक्षांश चल रहा है वो मद्रास में कैसे हो सकता है? उस वक्त में कुंडली जयपुर की कैसे एक हो सकती है, और उस वक्त में गोवा के अंदर कैसे वही टाइम सेम हो सकता है? तो मैंने वहां एक बात कही थी कि हर एक पंचांग कर्ता को लेकर के एक समिति बनाई जाए, और उस समिति के अंदर यह पारित किया जाए कि भाई हमारे जितने प्रदेश है कम से कम उतने पन्ने तो लगा दो हर पंचांग में, कि पता चले कौन से प्रदेश के अंदर कितने बजे कौन सा त्योहार मनाना है। ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। हर प्रदेश वाले को पता होगा कि हमारे प्रदेश में इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये त्योहार है। आज मद्रास में कभी मनाया जाता है, यहाँ वाले कब मनाते हैं, फलाने वाले कब मनाते हैं। बाद में आपस में जो कम पढ़े लिखे वो आपस में लड़ते हैं, और लोग जो पंचांग को जानते नहीं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ये चीजें हो गई हैं। रियलिटी में हम अपना उपहास, यूनिटी ना होने के कारण हम अपना उपहास स्वयं करवा रहे हैं, और हल कोई नहीं कर रहा। मैंने वहां कहा था कि इन सबको इकट्ठा करने के लिए जो समिति बने
उसका सबको इकट्ठा करने के लिए जितना पैसा लगेगा सब अकेला मैं दूंगा, लेकिन ये कर दो क्योंकि इससे बहुत उपहास उड़ रहा है हमारा। मैंने ये तक भी कहा था। दूसरी बात, यहां अनीस ने अपनी कुंडली की बात करी, कहा मंगल और शनि अष्टम भाव में है। बिल्कुल सही कहा। ज्योतिषी कैसे बना? बना ही नहीं सकता कोई। मुझे एक भी ज्योतिषी खड़ा होकर बता दे मंगल और शनि अष्टम भाव में हो तो कोई ज्योतिषी बन सकता है? एक भी ज्योतिषी। होता क्या है, मैं बार बार बोलता हूं कि लगन कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं गलती आ जाती है। प्रेडिक्शन के अंदर हमें लगन कुंडली नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लगन कुंडली देखते हैं तो हमें हर ग्रह के अंश, भाव, स्पर्श सब कुछ हमारे सामने होना चाहिए, तब हमें कुंडली देखनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं करते तो कितना सिंपल है, आप कस्प कुंडली देख लो ना, आप चलित कुंडली देख लो, कम से कम प्रेडिक्शन तो ठीक निकलेगी। क्यों लगन के पीछे पड़े हुए हो? फिर आप ही की भविष्यवाणी जब गलत निकलती है तो फिर हम कहते हैं नहीं हमने तो ऐसे सोचा था, वैसे सोचा था। नहीं, अगर मैं इसी की कुंडली की बात करूं, इसका मंगल अष्टम के अंदर अनीस का 7वें घर के अंदर शनि आ गया और तीसरे घर में इसका चंद्रमा है। अब बताओ जरा ये ज्योतिषी बना कि नहीं बना? ऐसे बनता है ये ज्योतिषी। और भले ही नीच का मंगल है, लेकिन 8वां घर लाल किताब के अनुसार 8वां घर मंगल का पक्का घर है, जिसके फल को नहीं बदला जा सकता। और ऐसा आदमी जो करने की ठान लेता है वो करके बाज आता है, भले ही उसका नीच का मंगल हो या उच्च। इसके कारण इसके बोलने में कॉन्फिडेंस भी है, ये रीजन हो जाता है। लेकिन एक और बात, हम लोग जब जन्म कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली के अंदर हम गोचर की सारी स्थितियों को देख लेते हैं कि आज की डेट में गोचर कैसा चल रहा है। लेकिन गोचर देखते वक्त हम असली ज्योतिष टोटली भूल जाते हैं। ये हमारी ज्योतिषियों की सबसे बड़ी गलती है। कुंडली, जन्म कुंडली योग इंसान लेकर के पैदा होता है। उन योगों के अनुसार कौन से ग्रह का समय कब आएगा, ये कई विधियों के साथ में ज्योतिष के अंदर समझाया गया है। या कौन सा कर्म करते वक्त हमें कौन से ग्रह का ख्याल रखना है, ये हमारी पूरे ज्योतिष के अंदर ये विधा भरी पड़ी है। और जबकि हम कुंडली देखने लगते हैं तो सिर्फ पंचांग को सामने रख लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती हर ज्योतिषी कर देता है, जो नहीं करनी चाहिए। अब कैसे? पंचांग जितना भी है वो है मैदनी ज्योतिष के लिए। प्रधानमंत्री जी शपथ कब लेंगे, शिलान्यास कब होगा, कब कोई भूकंप कहाँ आएगा, कब कहाँ बाढ़ आ जाएगी, कहाँ पे कौन से प्रदेश के अंदर कौन सी फसल खराब हो जाएगी, कौन सी फसल बहुत अच्छी होगी, ये जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ये प्रकृति को जांचने के लिए पंचांग है। और हर पंचांग के नीचे लिखा भी होता है कि यहाँ पर ये फसल इस साल बहुत अच्छी जाएगी, इस साल ये का हिस्सा बहुत प्यारा रहेगा या खराब रहेगा, सब लिखा होता है। वो इसीलिए लिखा जाता है, वो मैदनी से ही लिया जाता है। लेकिन कब लिखा जाता है कि फलानी राशि वाला इस साल मर जाएगा या फलानी राशि वाला मालो माल हो जाएगा। और अगर हम बोलते भी हैं, मेरे को बता दो किसका बृहस्पति चौथे के अंदर आया था, कर्क राशि थी और वो करोड़पति बन गया या अरबोपति बन गया, कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसको देखने के तरीके अलग है। वैदिक को आप सब जानते हैं, मैं आपको रास्ता दूंगा, आप वैदिक में से ही इन असूलों को ढूंढिए, करिए, क्योंकि मैं लाल किताब वाला। नो डाउट वैदिक सबसे पहले रहा है,
लाल किताब अभी सिर्फ 500-600 साल पहले लिखी गई, तो शायद कोई बहुत बड़े विद्वान वैदिक के रहे होंगे जिन्होंने इतना बड़ा तोहफा हमें दिया। लेकिन आज जो मैं आप सबको असूल देने जा रहा हूं, आप अभी के अभी भी अपनी कुंडली चेक करके देख सकते हो। अभी के भी सबकी कुंडली आपके दिमाग में है क्या? मान लीजिए कर्क राशि का बृहस्पति चौथे घर में बिठा दीजिए, वृषभ राशि का चंद्रमा दूसरे घर में बिठा दीजिए, और कन्या राशि का बुध छठे घर में बिठा दीजिए, और ऐसा इंसान मेरे को पूरी दुनिया में सुखी दिखा दीजिए। पूरी दुनिया के अंदर मेरे को ये इंसान सुखी दिखा दो। इस आदमी के घर में इतने दुख होंगे, माँ इतनी तकलीफ भोगेगी, बाप प्रॉपर्टी पैसे के पंगे में इतना उलझा हुआ होगा, बहन दुख पाएगी, और घर के अंदर सुख शांति बिल्कुल नहीं होगी। मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा क्यों। फिर मैरिड लाइफ की आप बात करते हैं कि कोई एक उपाय ऐसा हो जिससे शादी हो जाए। नहीं, एक भी नहीं ऐसा ज्योतिषी पैदा हुआ जो किसी एक उपाय से किसी की शादी करा दे। एक भी नहीं पैदा हुआ, क्योंकि है ही नहीं ऐसा लॉजिक। इतना बड़ा सनातन यानी कि साइंस क्या एक उपाय के अंदर सिमट के रह सकती है? इम्पॉसिबल। सारी दुनिया सुखी हो जाए और सारे के सारे नरेंद्र मोदी और बाइडेन बन जाए, अगर इतना आसान हो तो नहीं हो सकता। ये कैसे? अगर सातवें घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है, 10वें दूसरे और छठे घर के अंदर ग्रह है, ऐसे आदमी की कभी मैरिड लाइफ सुखी नहीं हो सकती। अगर ग्रह है और कस्प के हिसाब से आपने अगर सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी अगर कहीं राहु निकल आया तो मैरिड लाइफ सुखी करके दिखा देना, और जल्दी करके दिखा देना, मान जाऊंगा। बिल्कुल सप्तम भाव का वो कभी भी नहीं हो सकती। अच्छी अच्छी टैलेंटेड लड़कियां और लड़के जिनके पैकेज करोड़ों के हैं, उनका सातवें घर का सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी राहु है, और राहु बैठ के जाके छठे घर में। ऐसे सारे बच्चे विदेशों से कई कई करोड़ का पैकेज ले रहे हैं सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के कामों में, रिसर्च के कामों के अंदर, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। मेरे पास 100 कुंडली हैं, आके देख लीजिए। समझ गए ना? ये साइंस है, ये है खोजे। सिर्फ राशि और ग्रह कुछ नहीं है, इसको मिलाना ही हमारी गलती है। ये आपको समझाने के लिए है, जैसे नर्सरी से लेके छठी क्लास तक आदमी सीखता है ना, ये ग्रह और राशि सिर्फ वैसे समझाने के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए नहीं, आपको मास्टर बनाने के लिए नहीं। मास्टर आपको स्वयं बनना पड़ेगा, या आपको एक योग्य गुरु धारण करना पड़ेगा, वो इसके आगे की टेक्नोलॉजी बताएगा। और शादी की बात आपने कही, 5वां घर, 7वें घर और 9वें घर के अंदर अगर ग्रह है, पहले तो बाप का हाल खराब हो जाएगा, और उसके बाद मैरिड लाइफ कभी सुखी नहीं रह सकती, और जोड़े में से एक जना बेईमान जरूर होगा। अगर शादी जल्दी हो भी जाती है, एक जना बेईमान जरूर होगा। समझ गए? कारण तीसरा, 5वां, 11वां और 9वां घर छोड़ के पीछे बैठा हुआ हर तीसरा ग्रह, लाल किताब कहती है, अचानक चोट का होता है, जो चोट पे चोट मारता है, चोट पे चोट मारता है, और जिंदगी को नर्क बना के रख देता है। तो मैंने आपसे जितनी बात कही है वो मैंने बैठे हुए ग्रह से पीछे तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह की बात कही है। ये ज्योतिष है। आप कुंडली अपनी अपनी सोच के देख लो, पता चल जाएगा। जो आगे ग्रह बैठा हुआ है, जैसे बृहस्पति चौथे, चंद्रमा दूसरे घर में, तो हाल किसका खराब होगा? बृहस्पति चौथे घर में बैठे हुए बृहस्पति का हाल खराब होगा। 7वें घर में मान लो शुक्र बैठा हुआ है,
और पांचवें घर में सूर्य बैठा हुआ है, हाल किसका खराब होगा? अपने स्वास्थ्य का और जीवन साथी का। शुक्र आपका स्वास्थ्य भी है, व्हाइट सेल्स है, और जीवन साथी भी है। और अगर कहीं बुध सातवें घर में बैठा दे और बृहस्पति को नौवें घर में बैठा दे, बाप की धज्जियां उड़ जाती हैं, भाग्य मिट्टी में मिल जाता है और आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाता। ये है एस्ट्रोलॉजी की टेक्नोलॉजी, ये सीखनी बहुत जरूरी है। जब तक ये फलानी राशि में बैठा हुआ ग्रह ये कर देगा, वो कर देगा, और बोलते इतने कॉन्फिडेंस के साथ है, आदमी को लगता बस इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। ये लॉजिक ही नहीं है, समझ गए? और जो मैंने अभी आप सबको लॉजिक दिया है, अभी से तोलना शुरू करो। पहले अपने अपने घर की हर कुंडली को चेक करके देखो, उससे एक्सपेरिमेंट करो, अपने मन में श्योर हो, फिर अपने क्लाइंटों को बता करके देखना। हर कोई आपके पांव हाथ लगा के जाएगा, कंफ्यूजन कोई नहीं लेके जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं लेके जाएगा। तो करना है तो एक संस्था और बना लो, अपनी रिसर्च दे दूंगा ताकि सारी दुनिया तक सही ज्ञान हो। नहीं तो हर बृहस्पतिवार को शाम को 6 से 8 मैं क्लास लेता हूं जूम के ऊपर। 30 क्लास हो चुकी हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हैं, पहली क्लास से लेके 30 तक देख लो, आगे की और आती रहेंगी, देखते रहना। यही सारे लॉजिक संभालो। आगे की बात कर लेते हैं। बीमार क्यों होता है आदमी? क्या है रीजन? क्या गोचर के अंदर उसके लगन का मालिक नीच का हो जाए, बीमार हो जाएगा? राहु या शनि के साथ संबंध बना लेगा तो बीमार हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। तुक्केबाजी से एक दो चीजें मिल जाए, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेंगी। बीमार कब होता है? जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ हो, उसका दुश्मन ग्रह लाल किताब के अनुसार वर्षफल के अंदर लगन के अंदर आ जाए तो शख्स ने जरूर बीमार होना है, आदमी हो या औरत हो। लेकिन 5वें घर में बैठे हुए ग्रह का दुश्मन ग्रह अगर लगन के अंदर आ गया वर्षफल के अंदर, और उसी वक्त में 3रे घर में भी कोई ग्रह हो, तो आदमी ज्यादा बीमार होगा। और 5वें घर में बैठे हुए ग्रह के दुश्मन ग्रह लगन में आ जाए और 3रे घर में भी ग्रह हो और 11वें घर में भी ग्रह आ जाए, आदमी मौत को हाथ लगा के वापस आएगा, मौत को हाथ लगा के वापस आएगा। और हमारे यहां से जो जन्म कुंडली अब निकल रही है उसके अंदर लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए। और जो हमारी ऐप है एस्ट्रो साइंस ऐप, अभी डाउनलोड करके अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के उसके पीछे के सारे वर्षफल चेक करके देख लो। जिस जिसके अंदर कोई बीमार हुआ वो लिखा हुआ मिलेगा स्पेशल योग के रूप में। ये किया है। अब प्रॉब्लम तो बता दी, राजयोग ढूंढते हो, कितनों को मिलते हैं? कितने लोग? मेरा ख्याल हजारों हजार कुंडली देखने वाले लोग बैठे हैं। मुझे बताओ किन किन का राजयोग मिला था? और राजयोग की परिभाषा क्या है? चलो आज के बाद देखोगे ना तो मुंह से प्रेडिक्ट करोगे कि कितने 100 करोड़ तुम्हारे पास होंगे। ये होते हैं राजयोग जो मैं आज बताने जा रहा हूं। 7वें घर के अंदर कोई ग्रह हो, 9वें और 5वें घर के अंदर कोई ग्रह ना हो, 3रे और 11वें घर के अंदर कोई ग्रह हो लेकिन तब लगन के अंदर कोई ग्रह ना हो, यह सबसे बड़ा राजयोग है। खुद कमाई करके खाने वाला और आगे बढ़ने वाला। कोई भी ग्रह बैठा देना, लगन के अंदर ग्रह हो लेकिन 11वें में और 3रे में कोई ग्रह ना हो, 5वें में और 9वें में ग्रह हो लेकिन 7वें में कोई ग्रह ना हो, ऐसा इंसान अगर भीख मांगने वाले के घर पे भी पैदा हुआ होगा, उसकी कॉमन सेंस इतनी बड़ी होगी कि वो अनपढ़ होता हुआ भी 1000 आदमी को खाना खिलाने के काबिल होगा। यह होता है राजयोग।
10वें घर के अंदर ग्रह हो लेकिन 12वें और 8वें घर के अंदर ग्रह ना हो, दूसरे और छठे घर के अंदर ग्रह हो लेकिन चौथे घर के अंदर ग्रह ना हो, ऐसा इंसान पहले बाप की किस्मत को जगाएगा, बाप को मालो माल करेगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, और उसके बाद में स्वयं पढ़ाई लिखाई करके अपने काम के बलबूते करोड़ों रुपए का पैकेज पाएगा। कारण ये कि छठा घर नौकरी का है और 10वां घर कर्म का है और दूसरा घर धन का है। तो नौकरी पे कर्म करते हुए धन कमाएगा, करोड़ों का पैकेज लेगा। ऐसे कम से कम 27 बच्चे हैं मेरे पास जिनकी ये प्रेडिक्शन ऐसे ऐसे भी थे कि एक लड़की आज से 12 साल पहले की बात है, 20,000 रुपये की रिसेप्शन की नौकरी करती थी, रिसेप्शनिस्ट थी किसी कंपनी में। मैंने उसे कहा था, मैं बेटा नहीं, मैं तू किसी रिसर्च के काम को पकड़ और तू बहुत आगे जाएगी, बहुत ग्रो करेगी। उसने ये फाइनेंशियली कोई रिसर्च का कोई कोर्स किया, आज की डेट में लंदन के अंदर 7 करोड़ रुपए साल के पैकेज के ऊपर है वो। ये 12 साल के अंदर चलती है। हमें ज्योतिष सम्मेलन में ये बातें करनी चाहिए। जो हमारे नए बच्चे आए हैं, जो सीखने आए हैं, उनका मन तो भरे, उनको लगे तो सही कि हम यहां से कुछ लेकर के जा रहे हैं। कम से कम और नासी उपाय ना सही, कुंडली देखने का तरीका तो ले जाए। तो इस चीज को अपनाओ, सही और सच्चे ज्योतिषी बनके पूर्ण रूप से सनातनी कहलाओ, क्योंकि एक ज्योतिषी से बड़ा सनातनी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। जय माता।